हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आज बाजार के एक जाने माने फंडामेंटल एनालिस्ट और जाने माने स्टॉक पिकर अरिहंत कैपिटल के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी साहब स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। मदद करेंगे हम लोगों की आज तमाम क्वेरी सॉल्व करने में। आशीष जी, स्वागत है आपका। अच्छा, बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, ट्विटर आईडी बना दिया प्रोड्यूसर साहब ने, तो वो जो भी हो दिखाइएगा, रीच आउट करिएगा। कोशिश करूंगा आने वाले शोज में आप लोगों की क्वेरीज हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम मदद कर सकें। हाँ, लेकिन सिर्फ लेडीज, क्योंकि ये शो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा, भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएगा। वेडनेसडे का दिन है और इंपॉर्टेंट सेशन है, जो आमतौर पर मैं कहता हूं वो D-1 एक्सपायरी -1 या पेनल्टीमेट सेशन। और आमतौर पे बढ़िया मूव्स जो आते हैं एक्सपायरी रिलेटेड, वो पेनल्टीमेट सेशन में देखने को मिलते हैं। तो कल आनी है मंथली एक्सपायरी, मार्च वायदा की एक्सपायरी, और उससे पहले के मूव्स आपकी स्क्रीन पर। वैसे एक्सपायरी वीक में मोमेंटम बढ़िया पिकअप करा था भारतीय बाजारों ने। तो मंडे को दिन के लो से बहुत बढ़िया रिकवरी, उसके बाद कल ट्यूसडे को आपने नोटिस करा होगा फ्लैट लाइन से बाजार में मोमेंटम पिकअप हुआ, बहुत अच्छी तेजी बनी, कुछ हेवी वेट्स के चलते, वो बैंक्स फाइनेंशियल्स के चलते। और आज क्या हुआ, कल के उस अपमूव के बाद मूड माल तो सेट हो गया था, मोमेंटम में आ गया था निफ्टी, और साथ में बढ़िया खबरों का तड़का लग गया। ओवरनाइट डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट था यूक्रेन रशिया की जो मीट होनी थी टर्की के इस्तांबुल में। वो मीट से जो कमेंट्स आए, इवन रशियन डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट्स आए, वो डीमिलिटराइजेशन की तरफ जो अप्रोच था कि कीव जैसी इंपॉर्टेंट सिटीज में से कंसंट्रेशन रशियन फोर्सेस रिड्यूस करेंगी, वो सब पॉजिटिव स्टेप्स थे। उन खबरों के दम पर हमने देखा था उस टाइम पे यूरोप ने बड़ा बढ़िया रिएक्ट करा था। कल ही के ट्रेडिंग सेशन में यूरोप रिएक्ट कर चुका था, फिर यूएस खुला और यूएस में बढ़िया मोमेंटम पिकअप हुआ। कल के ट्रेडिंग सेशन में अक्रॉस बेंचमार्क्स 1 से 2% का उछाल था। और उसी तर्ज पे आज एशिया मजबूत था और फिर हमारी बारी आई, हमने भी मजबूती के साथ कामकाज शुरू करा। उसी पी स्टॉक से चलते हुआ क्या, सारे वेरिएबल्स पॉजिटिव हो गए। कच्चा तेल और नरम पड़ गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट। और यूएस में जो दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आजकल हम लोग देखते हैं, वो बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हो गई। उभरते बाजारों के लिए अच्छी खबर एक और थी कि डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा था। तो ये सारे एसेट क्लासेस में जो रिएक्शन आया, उसका फायदा हमने उठाया। हम खुले गैप अप के साथ, और अच्छी बात यह, जरा इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अच्छी बात यह कि मोटा मोटी वो जो गैप था वो इंटैक्ट है, बल्कि हायर रेंज पे अब हम कामकाज करते हुए 17,500 की दहलीज पे। तो सुबह जब खुले तो 17,450 के आसपास के जोन, 17,400 के जोन, वहां से थोड़े से सिंक हुए। उसके बाद देखिए दरअसल अच्छा मूव, अब बढ़िया 17,500 के थ्रेशोल्ड पे आके कंसोलिडेट करते हुए इंटरेस्टिंग जंक्चर है। अब मोटा मोटी दायरा अब तक का बाजार का था कि रेंज बाउंड बाजार, 17,000 के लेवल्स हम नीचे तोड़ नहीं रहे थे, अच्छी बात थी, वो हमारे लिए बन गया था सपोर्ट। ऊपर थे स्टिफ रेजिस्टेंस जोन, यही 17,400 450 से घूम जा रहे थे, या मैक्स टू मैक्स 17,500। तो इसीलिए कह रहा हूं बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके खड़ा हुआ है। और अब तक जो हमने अपने गेन्स को गिव ऑफ नहीं करा, कहीं भी सिंक नहीं हुए मीनिंगफुली, और अब मोमेंटम पकड़ रहे हैं, तो इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है हम एक्सपायरी से एक दिन पहले के जो सेकंड हाफ का मूव आता है उसके लिए। महेश्वरी सर, उस मूव का इंतजार कर रहे हो आप लोग क्या, और तेजी का मन बना रहे हो क्या? लग रहा है कि एक्सपायरी बढ़िया नोट पे होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल आशीष, मेरा मानना है एक्सपायरी बढ़िया नोट पे होती नजर आएगी। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो 31 मार्च राउंड द कॉर्नर है, और इस टाइम जो भी डोमेस्टिक फंड्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स रहते हैं, सबको अपनी एनएवी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ भी हो जाए, ग्लोबल सेंटीमेंट कैसे भी हो जाए, मार्केट तो आपको पॉजिटिव ही रहेगा। आज और कल दोनों दिन मुझे लगता है कि बिल्कुल बाजारों में 31 मार्च तक तेजी का जो दौर है वो बिल्कुल बना रहेगा। तो निश्चिंत होकर आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, एनएवी प्रॉप अप करने की कोशिश। और एक और चीज, वो 31 मार्च से पहले T-2, तो कल तक की वो दिक्कतें थी, नफा नुकसान एडजस्टमेंट्स हो रहे थे। अब मीनिंगफुली वापस मोमेंटम पिकअप हो रहा है और साथ में एनएवी प्रॉप अप करने की कोशिश होगी। तो ये अच्छा समय, बड़े सही समय पे एक्सपायरी। कल
31 मार्च और 31 मार्च के साथ साथ कल ही थर्सडे आखिरी, तो कल एक्सपायरी का दिन और मोमेंटम शायद ऑन द वे अपसाइड और तूल पकड़े। नजर रखूंगा बाजार पे, लेकिन आप जो जुड़ चुके हैं प्लीज सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। आज दिल्ली, आज ग्रेटर नोएडा और चेन्नई जाने की बारी है। या आमतौर पे चेन्नई से क्वेरीज, दिल्ली और नोएडा तो लकीली आते रहते हैं लोग। चेन्नई से विजया चंगनानी जी जुड़ती हुई, तो विजया के साथ शुरुआत कर रहा हूं। विजया जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। विजया जी कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? आपसे मैं तीसरी बार मिल रही हूँ सर। हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं, आई एम सॉरी। हाँ। विजया जी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेगा, फिर क्या करते हो आप और कब से शेयर बाजार में हो? हाँ 10-15 साल से हूँ सर। अरे वाह, अच्छा विजया जी का तो फिर विजय से तो बातचीत हो चुकी है। सॉरी मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो चुका है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। खैर ठीक है। विजय जी पहला सवाल क्या है आशीष सर के लिए? आशीष सर के लिए वो एक डायलॉग याद करिए सर, वो मोहब्बतें का, तब याद आ जाएगा आपको। मोहब्बतें का डायलॉग याद करिए, सब याद आ जाएगा। क्या कनेक्शन है? हम लोग की जब पहली मुलाकात हुई थी तो वो डायलॉग से हुई थी क्या? हाँ यस सर। कौन सा डायलॉग था भाई? आशीष सर, वो मेरे दादाजी और मेरे भाई वगैरह सभी शेयर मार्केट में 10-15 साल से मैं कर रही हूँ, वो भी इसी में थे। हाँ, फिर मैंने वो डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशंस वगैरह की बात करी थी। ठीक है। हाँ। विजय जी, आशीष जी के पहला सवाल कौन सा? सर आशीष माहेश्वरी सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि रेल विकास के मैंने 150 शेयर लिए हुए हैं 41 के रेट से। सर क्या इसे रखें या नहीं रखें? अगर आपके सीएनबीसी आवाज ने ही रिकमेंडेड किया था और मतलब स्टॉप लॉस भी लगाने को बोला था और मैं लगाया भी है, फिर भी ये कम होता जा रहा है। और दूसरा सवाल है, मैं एक में आता हूं, ये आपने स्टॉप लॉस लगाया था 41 की खरीद पे, स्टॉप लॉस लगाया कहां था जो अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ? हाँ सर लगाया, मतलब स्टॉप लॉस बोला गया था, लगाया भी था, लगाया नहीं था। लगाया नहीं था। अच्छा, ये तो मतलब बेसिकली विजया मैम ट्रेडिंग वाला स्टॉक था जो अब पोर्टफोलियो में फंस गया है क्योंकि आपके लॉसेस हो रहे हैं, है ना? ये सर, बट मेरे ये समझ में नहीं आया सर ये क्वेश्चन कि पहले स्टॉप लॉस लगाने पे बेच देना चाहिए या रखना चाहिए? नहीं, तो स्टॉप लॉस तो बेसिकली आपने ट्रेडिंग बेट लिया था, आपने हो सकता है किसी एक लेवल पे लगा अट्रैक्टिव तो आपने खरीदारी करी, या स्टॉक मोमेंटम में था इसलिए खरीदारी करी। हमेशा वो जो कॉल लेते हैं वो सही नहीं जाता, तो एक स्टॉप लॉस लेवल होता है जिसके नीचे जो ब्रीच हो जाए तो मेरी जो डिफाइंड ट्रेजेक्टरी थी उसके बाहर जा रहा है स्टॉक, अब मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा। तो स्टॉप लॉस में बेसिकली इसलिए लगा रहा था कि अपने आप स्टॉक गिरता उस लेवल पे आता, वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता और मैंने खरीदा हुआ स्टॉक अपने आप हट जाता मेरे पोर्टफोलियो से। मुझे दर्द इतना लंबा सहना नहीं पड़ता जो 7-8 रुपए में नीचे आ गया है। अब महेश्वरी सर, ट्रेडिंग बेट थी, स्टॉप लॉस नहीं लगाए, अब 8 रुपए नीचे है, क्या करूं? आरवीएनएल पे ट्रेडिंग है तो मैं मान के चल रहा हूं पोर्टफोलियो के लिए लंबी अवधि के लिए नहीं रखना, पर क्या लगता है इमीडिएट फ्यूचर में कुछ रिकवरी हो पाएगी, मेरे लॉसेस की भरपाई हो पाएगी, रखूं या जाने दूं? देखिए, एक यही प्रॉब्लम है अच्छी, रेलवे के जो रिलेटेड स्टॉक्स रहते हैं वो पिछले 1 साल में आपने देखा सारे ही अंडर परफॉर्मर रहे हैं। हमने आईआरसीटीसी से भी बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा, चाहे इरकॉन हो, आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, कोई भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। और इसके पीछे रीजन ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स हैं वो इन स्टॉक्स को बेच रहे हैं और ये सारा स्टॉक्स रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल निवेशकों के पास जा रहा है जिनको हर लेवल पे वैल्यू नजर आती है। जरूर फंडामेंटली कहीं कोई समस्या नहीं है, बट चूंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक उसमें से बेच रहे हैं तो जिसके कारण से वैल्यू इरोड हो रही है। और तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसमें से लॉस बुक कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत शॉर्ट टर्म में ये दोबारा से 41 के लेवल पे जाने वाला है। इसके कंपैरिजन में मैं आपको एक दूसरा स्टॉक रेकमेंड कर सकता हूं जिसको आप बाय करें तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीनों में आपका जो लॉस है वो रिकवर होगा और गेन भी मिलेगा। तो एक सिमिलर प्राइस रेंज की कंपनी है आर्शिया लिमिटेड, ये मेरी सलाह रहेगी 30 रुपए के आसपास स्टॉक को खरीदे। इस कंपनी ने काफी बड़ा डेट रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, जरूर लॉस मेकिंग कंपनी थी अभी तक, बट जो अपने वो असेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो उनका असेट लाइट बिजनेस मॉडल हो जाएगा। करीब 1400 करोड़ का उनके पास में डेट पूरा पे करने के बाद में लैंड बैंक भी रहेगा और
काफी सारे वो जो बिजनेसेस हैं उसको सेल एंड लीज बैक मॉडल पे ला रहे हैं। तो मेरा मानना है अगले 2 साल में इस कंपनी का मुनाफा करीब 200 करोड़ रुपए तक आ जाएगा, जो अभी लॉसेस में चल रही है। तो बिल्कुल आपको आरवीएनएल से तो एटलीस्ट बेटर रिटर्न या आशिया इंटरनेशनल दे सकता है। और ये बढ़िया है, आशीष जी की हाईलाइट आजकल टिकट साइज का ध्यान रखते हैं, टिकट प्राइस का ध्यान रखते हैं। तो 30-33 का रिप्लेसमेंट एक 30 वाला स्टॉक है आपकी स्क्रीन पे मैम, इसमें वेट करें लॉसेस की भरपाई होने का। उससे अच्छा है कि जो ज्यादा फंडामेंटली बेहतर कंपनी स्टैक नजर आती है उस स्टॉक पे दाव लगाएं, तो उस लॉसेस की भरपाई और शायद कुछ अच्छे गेन्स हो जाएं। आरवीएनएल पे इंतजार ना करें, उससे एग्जिट लेने की सलाह आती हुई। अच्छा, आपकी अगली क्वेरी के लिए लौटूंगा। अब मैं जा रहा हूं ग्रेटर नोएडा और दीपिका भसीन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। दीपिका जी हाय, गुड आफ्टरनून। होपिंग आपसे तो पहली बार बात हो रही है हमारी। दीपिका जी क्या करते हो आप और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं इन्वेस्टर ही हूँ एक्चुअली, और मैं को करीब लॉकडाउन से, फर्स्ट लॉकडाउन से मैंने स्टार्ट की है 2020 के मार्च अप्रैल के आसपास। ये राइट, 2 साल हो गए। तो बढ़िया पैसा बनाया होगा आपने इन 2 साल में, तो बाजार बढ़िया ही रहा था। अभी की तस्वीर थोड़ी बदली है। काफी लोएस्ट प्राइस में मैंने काफी शेयर्स बाय करे, बट कुछ शेयर्स जिसमें मुझे थोड़ा सा लॉस हो रहा है, उसी से रिलेटेड मैंने सर से सजेशन लेना। तो ये बेसिकली आप फंडामेंटल कॉल ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां दिक्कत हो रही है। पहला जुबिलिएंट है, ले रखा है। यस। किस भाव पे और कितनी क्वांटिटी है मैम? जुबिलिएंट फूड मैंने 3862 पे लिया हुआ है, 4 शेयर्स हैं। 3862 पे 4 शेयर। क्यों लिया था ये उस समय? कोई स्पेसिफिक रीजन? रीजन इज नॉट स्पेसिफिक, एक्चुअली फूड फ्रेंचाइजी है, तो फूड फ्रेंचाइजी वाज डूइंग गुड, स्पेशली लॉकडाउन। अपना एक फंडामेंटल कॉल था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सब ठीक चल रहा था, कंपनी सबको पसंद भी आती थी। पर आशीष महेश्वरी सर, ये बीच में मामला गड़बड़ा गया। वो 4500-4600 वाले हाईज वाला स्टॉक ऐसा गिरा कि पता नहीं आधा हो गया था। अब लेकिन पिछले कुछ दिनों से गिर नहीं रहा है। हाँ, एक टाइम वाइज करेक्शन के जोन में जरूर चला गया है। क्या लगता है जुबिलेंट फूडवर्क्स, एक तो फ्रेश एंट्री के लिहाज से भी सब जानना चाहते हैं, आप लोग एंटर कर रहे हो क्या इस तरह की फ्रेंचाइज में? और दूसरा जो दीपिका की क्वेरी है, इनकी 3800 3900 की बाइंग है, इनके लिए क्या है? क्योंकि इनको भी 1200 रुपए का लॉस हो रहा है अब 4 स्टॉक्स पे। जी, सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है स्टॉक गिरा क्यों इतना। तो उसके पीछे अगेन रीजन ये है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप नजर डालें तो 42% शेयर इसमें प्रमोटर के पास में, 40% इसकी जो होल्डिंग है वो एफआईज के पास में थी। तो आपने देखा है पिछले 1 साल में जो एफआईज ने लेफ्ट राइट सेंटर अपने जो भी होल्डिंग्स हैं उसमें मुनाफा वसूल किया है और बेचा ही है। तो जिसके कारण से जुबिलेंट फूड के स्टॉक में क्योंकि इतना बड़ा मुनाफा इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स को मिल रहा था तो उन्होंने इसमें से बुक किया है प्रॉफिट। फिर उसके बाद में उनके सीईओ ने रिजाइन कर दिया, तो वो 1-2 नेगेटिव फैक्टर थे। बट फिर भी जो कंपनी का ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो बना हुआ है, क्योंकि अब आपके इतना ह्यूज आपका आउटलेट्स बने हुए हैं, तो कोई पर्सन ओरिएंटेड नहीं हो सकती वो कंपनी। अल्टीमेटली वो सिस्टम से ही किसी कंपनी को चलना होता है। तो मेरा मानना ये रहेगा कि आज यदि इसका फ्लोटिंग स्टॉक देखें जुबिलेंट फूड में, तो सिर्फ 2% शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास में है। तो जैसे ही दोबारा से एफआईज की सेलिंग कम होगा या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एक्टिव होंगे, ये स्टॉक दोबारा से 3500 से 4000 के बीच में पहुंचने का बिल्कुल पोटेंशियल है। तो मेरी सलाह रहेगी इनफैक्ट 2500-2550 के पास में आपको जब भी स्टॉक मिले किसी भी करेक्शन में, तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्स्ट ऑलरेडी फैक्टर इन है इस स्टॉक में। और आपको मेरा मानना है 6 महीने से 9 महीने के अंदर बिल्कुल ये 3500 से 4000 के बीच में आपको स्टॉक दिखना चाहिए। वाह, ठीक है। ये हो गई जुबिलेंट फूडवर्क्स पे बात। दिल्ली से ललिता रानी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। ललिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ललिता मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो और आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही मैम? नमस्ते सर। हाय मैम। सर मैंने अभी शुरू किया है जनवरी से ही। अरे बाप रे, आपके शुरू करते से बाजार लड़खड़ा चुका है वैसे ऑलरेडी, है ना? दिक्कत भरा समय निकला है। जी सर। सर देखा तो आप देखती थी मैं प्रोग्राम ये, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी थी। हस्बैंड भी देखते थे, लेकिन कभी सर इसमें इन्वेस्ट किया नहीं। तो सोचा सर जनवरी से स्टार्ट किया है कि चलो कुछ रिस्क ले लेते हैं। हाँ। और रिस्क लेने के लिए सबसे पहला स्टॉक जो चुना वो वोडाफोन था क्या? सर नहीं, और भी है जैसे L&T। वोडाफोन क्या ऑलरेडी ले रखा है या लेना है? क्या क्वेरी है? लिया हुआ है सर, लिया हुआ है वोडाफोन। हाँ, कितने पे लिया है?
सर ये 1030 के रेट पे लिया है सर, 1000 लिए हुए हैं। 10 रुपए 30 पैसे। अच्छा, वोडाफोन क्यों चुना? सर क्योंकि इनके फंडामेंटल देखे थे सर, थोड़ा बहुत मतलब ठीक से ही लगे देख के कि चलो इसमें थोड़ा बहुत ले लेते हैं रिस्क सर, ज्यादा अगर लॉस भी हुआ तो मतलब ज्यादा नहीं होगा। नहीं, ऐसे कैसे लॉस होगा? मेहनत की कमाई है, ध्यान से। पर आपने फंडामेंटल चेक कर, रही है, अच्छी बात। फंडामेंटल्स आपको अच्छे लगे। दूसरा, जाना माना ब्रांड तो है ही, घर घर में इसके मोबाइल फोन कनेक्शन तो मिल ही जाते हैं। जी सर। भाई महेश्वरी सर, सही पैमाना है क्या? अच्छा, पता नहीं फंडामेंटल्स कितने सही है वो आप देखिएगा। घर घर पे तो ब्रांड तो अच्छा था ही था, तो अब ये सही पिक है क्या? मैं एंट्री करा बाजार में और मैंने वोडाफोन से शुरू कर दिया है। आई थिंक आशीष, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इन्वेस्टर के साथ में, मैडम के साथ में, क्योंकि फंडामेंटल्स का शायद स्टडी पूरी तरह से किया नहीं। क्योंकि यदि उनका 2 साल का मुनाफा जो P&L देखे तो 1.25 लाख करोड़ का नुकसान किया है वोडाफोन ने। तो फंडामेंटली देखा जाए तो बिल्कुल मेरिट नजर नहीं आती है वोडाफोन आइडिया स्टॉक में। और मैंने हमेशा देखा है कि जब भी कोई रैली होता है या थोड़ा सा मूवमेंट आता है तो वोडाफोन और यस बैंक, ये 2 निवेशक के जो रिटेल ट्रेडर है वो हमेशा उसमें ट्रैप हो जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा मैडम कि ये वो स्टॉक हैं जिसमें सिर्फ रिटेल जो निवेशक है वो ही ट्रेडिंग करते हैं। कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक भी इस स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मेरी तो सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक को बेचकर निकल जाएं, क्योंकि कोई बड़ा इसमें एप्रिसिएशन आने वाला नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी बजाय आप भारती एयरटेल में अपने पोजीशन को शिफ्ट कर ले, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मुनाफा बनेगा। क्योंकि जो 5G का जैसे जैसे रोल आउट डेट्स पास आएंगी, आप देखेंगे कि भारती एयरटेल का स्टॉक और परफॉर्म करेगा। तो भारती एयरटेल में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 6 महीनों में स्टॉक इवन 1000 के लेवल भी आपको दिखा सकता है, उसके आसपास भी। तो वोडाफोन से बिल्कुल आप लॉस बुक करके निकल जाए। मैम, वोडाफोन से निकलिएगा। फंडामेंटल्स आपने पढ़े जरूर होंगे, लेकिन काफी दिक्कत भरे फंडामेंटल्स हैं इस समय वोडाफोन के। P&L बहुत स्ट्रेच्ड है, काफी दिक्कतों में ये कंपनी। तो वोडाफोन से दूर रहिएगा। आप तो एग्जिट करिए। आमतौर पे आशीष महेश्वरी सर करते क्या है, 10 के बदले 10 का देते हैं। इस बार उन्होंने चीटिंग कर दिया आपके साथ, 10 के बदले 750 का पकड़ा दिया है। लेकिन टेलीकॉम का एक्सपोजर है और टेलीकॉम की सबसे बेहतर कंपनी जो उनको नजर आती है, और एक्चुअली है, बढ़िया मूव दिखा रही भारती एयरटेल। तो 10 रुपए के भाव पे मत जाइएगा। दरअसल रिटर्न 10 रुपए पे 10% और 750 पे 10% बराबर ही है ना? तो उस लिहाज से ध्यान रखिएगा और इस पे जाइए। आप एंट्री करिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, उन पे दाव लगाइए, ज्यादा अच्छा है। और शुरू करा है बाजार में, और अभी भी बाजार में वोलेटिलिटी का फायदा उठाना है, तो ज्यादा डीप मार्केट में ना घुस के, और 50 निफ्टी के स्टॉक्स में से कुछ बढ़िया वाली ब्लू चिप कंपनीज चुन लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। फिर सीखिएगा, उसके बाद बाजार के फंडामेंटल्स पढ़ना, टेक्निकल्स पढ़ना, उसके बाद थोड़ा सा एडवेंचरिज्म में उतरिएगा। लेकिन थोड़ा सा इस समय कॉन्स्ट्रेंट रखिए अपने स्टॉक पिकिंग को, और कुछ बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक्स उठाइए, ज्यादा बेहतर है, कंफर्ट रहेगा, रात में अच्छी नींद आएगी आपको। चलिए, इस नोट पर ललिता मैम, दीपिका मैम, विजया मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। विजया मैम सॉरी, रिकलेक्ट नहीं हो पाया था उसके लिए। और आशीष सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब आपके यानी हमारे दर्शकों के काम की बात। CNBC से आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए एक खास कैंपेन चला रहा है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जो आपको अपने पैसों को लेकर सही फैसला लेने में मदद करेगा। गारंटीड टिप्स और एश्योर्ड रिटर्न देने वाले या प्रॉफिट का दावा करने वाले लोगों या संस्था से दूर रहें। गारंटी देने वाले ईमेल और SMS से सावधान रहें। अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा आप खुद करें। A vision becomes a milestone,